फ्रेंड्स, आज हम लोग 29 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज के सेट में टोटल 6 टॉपिक्स हैं, जिसमें पहला टॉपिक जो है वो यूजीसी के एक नियम से संबंधित है। वो नियम क्या है? तो हाल ही में यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नियम 2026 को लागू किया है। ये जो रेगुलेशन है ये 15 जनवरी 2026 से देश भर के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रभावी हो गया है। इसको लागू करने का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कैंपस में जातिगत भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों के लिए समान, सुरक्षित और सम्मानजनक शैक्षणिक माहौल सुनिश्चित करना। तो इस उद्देश्य से ये रेगुलेशन लाया गया है, लेकिन जब से ये आया है तब से पूरे भारत में इसका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। वो भी हम बात करेंगे हम लोग कि क्यों हो रहा है। पहले इसके नए पहलू देख लेते हैं कि क्या क्या पहलू है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो अब जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि एससी, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग को, इन सभी को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। पहले सिर्फ एससी एसटी इसमें आते थे, ओबीसी को शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब इस नए कानून में ओबीसी को भी शामिल किया गया है। तो इसके साथ ही यूनिवर्सिटी स्तर पर एक समानता समिति गठित की जाएगी, जिसमें ओबीसी, महिला, एससी एसटी और दिव्यांग वर्ग के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में शामिल होंगे। लेकिन इसमें कोई भी सवर्ण वर्ग का यानी कि जो इन सभी वर्गों में नहीं आते, जनरल कैटेगरी के कोई भी प्रतिनिधि इसमें शामिल नहीं होंगे। और ये जो समिति है वो हर 6 महीने में अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और उसको यूजीसी को सौंपेगी। प्रत्येक उच्च शिक्षा संस्थान के लिए समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य होगा, जिसका उद्देश्य समानता, सामाजिक समावेशन एवं समान पहुंच को बढ़ावा देना तथा परिसरों में भेदभाव से संबंधित शिकायतों का समाधान करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिगत भेदभाव से जुड़ी शिकायतें मुख्य रूप से एससी और एसटी समुदाय तक सीमित थी, पर अब इसमें ओबीसी को भी शामिल कर लिया गया है। तो अब ओबीसी छात्र, शिक्षक या कर्मचारी, ये लोग भी अपने साथ होने वाले शिकायत को, भेदभाव को आधिकारिक रूप से दर्ज करा पाएंगे। तो इसका विरोध क्यों हो रहा है? ये तो भेदभाव मिटाने के लिए कानून लाया गया। तो विरोध इसीलिए हो रहा है क्योंकि एक तो जो समिति बनेगी उसमें सवर्ण वर्ग का कोई भी प्रतिनिधि शामिल नहीं होगा, और दूसरा अगर जनरल कैटेगरी के लोगों पे भेदभाव का केस किया गया या शिकायत की गई, तो अगर झूठी शिकायत भी की गई तो उसके निदान के लिए या उसके लिए कोई भी सज़ा का प्रावधान नहीं है, या उसकी जांच का कोई भी प्रावधान, कठोर प्रावधान इस नियम में नहीं है। तो इसीलिए ये विरोध किया जा रहा है सवर्ण जाति के द्वारा कि ऐसे में तो उनको झूठे केस में भी फंसाया जा सकता है, क्योंकि उसकी जांच और कठोर दंड का कोई प्रावधान ही नहीं है इस कानून में। तो ये सही बात भी है। तो और वो जो समिति बनेगी उसमें भी सवर्ण वर्ग का कोई भी व्यक्ति नहीं रहेगा। तो वो ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी जाति सेम जाति का ही पक्ष लेता है। तो इसलिए सवर्ण वर्ग के लोगों का ये कहना है कि इसमें संशोधन होना चाहिए, ये नियम नहीं पास हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक सिक्किम पुलिस से रिलेटेड है। तो सिक्किम पुलिस को उनकी उत्कृष्ट सेवा, पेशेवर दक्षता और कर्तव्य निष्ठा के लिए राष्ट्रपति पुलिस कलर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये आज़ादी के बाद ये सम्मान पाने वाला सिक्किम भारत का 15वां और उत्तर पूर्व का तीसरा राज्य बन गया। मतलब सिक्किम को मिला के अब तक मात्र 15 राज्यों को ये पुरस्कार मिला है, राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार। ये है क्या? तो राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार, इसको सामान्यतः निशान भी कहा जाता है। ये पुलिस बलों को दिया जाने वाला एक औपचारिक एवं प्रतीकात्मक सम्मान है, जो असाधारण सेवा, वीरता, अनुशासन और पेशेवर उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है। इस सम्मान में एक ध्वज और प्रतीक चिन्ह, ये जो सम्मान है वो एक ध्वज और प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रदान होता है, जिसे पुलिस वर्दी की बाई आस्तीन पर लगाया जाता है। और ये पुरस्कार किसी एक व्यक्ति के कार्य के लिए नहीं दिया जाता है, बल्कि पूरे पुलिस बल के सामूहिक प्रदर्शन, परंपरा
और विरासत को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। तो अगर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पुलिस कलर पुरस्कार से किस राज्य की पुलिस को सम्मानित किया गया है, तो सिक्किम पुलिस को। नेक्स्ट टॉपिक है प्रसिद्ध पत्रकार और BBC नई दिल्ली ब्यूरो के पूर्व प्रमुख और भारत पे कई किताब लिखने वाले लेखक मार्क टली का 26 जनवरी 2026 को नई दिल्ली में 90 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वो ब्रिटिश नागरिक थे, लेकिन उन्होंने अपना अधिकांश जीवन भारत में ही बिताया था और उन्होंने अपने प्रतिष्ठित करियर के दौरान भारत की कई ऐतिहासिक घटनाओं की रिपोर्टिंग भी की थी, जैसे 1971 का बांग्लादेश मुक्ति संग्राम, 1975 से 1977 के दौरान जो भारत में आपातकाल लगा था, इमरजेंसी, उसकी रिपोर्टिंग भी इन्होंने की थी। साथ ही ऑपरेशन ब्लू स्टार, फिर 1984 में इंदिरा गांधी की जो हत्या हुई और उसके बाद जो सिख विरोधी दंगे हुए, इन सभी की इन्होंने रिपोर्टिंग की थी। और इसके लिए पत्रकारिता में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए 2002 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मार्क टली को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। अब भारत में भी इनको कई उपाधियाँ दी गई थी, जैसे पद्मश्री, पद्म भूषण, ये दोनों सम्मान से इनको सम्मानित किया गया था। तो इनका अभी निधन हो गया है, मार्क टली। अगर क्वेश्चन है कि मार्क टली किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो पत्रकारिता। नेक्स्ट टॉपिक 77वें गणतंत्र दिवस परेड से ही संबंधित है। तो इस परेड के दौरान DRDO ने अपनी हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल प्रणाली LRASHM यानी कि लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल को इसके लॉन्चर के साथ प्रदर्शित किया। ये इसका पहला सार्वजनिक प्रदर्शन था। ठीक है, अब ये है क्या लॉन्ग रेंज एंटी शिप मिसाइल? तो ये एक मिसाइल भारतीय नौसेना की तटीय बैटरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकसित की गई है और ये एक हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल है। हाइपरसोनिक ग्लाइड वाहन जो होते हैं वो मैक 5 से अधिक गति से उड़ान भरते हैं और निम्न ऊंचाई पर अत्यधिक मैन्यूवरेबल मार्ग यानी कि चालाक मार्ग का अनुसरण करते हैं, जिससे इनका पता लगाना और इनको रोकना बहुत कठिन हो जाता है। तो DRDO ने पहली बार इसका प्रदर्शन किया है इस बार 26 जनवरी के परेड में। नेक्स्ट टॉपिक है गुलफुट 2026 से संबंधित। तो जो अभी दुबई में ये आयोजित हुआ है, इसमें भारत पहली बार पार्टनर कंट्री के रूप में भाग लिया है। 31 वर्षों से ये समारोह आयोजित हो रहा है गुलफुट 2026, लेकिन भारत को ये सम्मान पहली बार मिला है कि वो पार्टनर कंट्री के रूप में इसमें शामिल हो सके। और ये जो कदम है ये वैश्विक खाद्य एवं पेय बाजार में भारत की बढ़ती उपस्थिति और खाड़ी क्षेत्र के साथ भारत के गहराते आर्थिक संबंधों को दर्शाता है। और भारत की भागीदारी का नेतृत्व कौन कर रहा है? तो कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि EPEDA, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। और ये जो गुलफुट 2026 है ये पहली बार 2 स्थानों पर आयोजित हो रहा है। कहाँ? तो एक तो दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में और दूसरा दुबई एग्जीबिशन सेंटर एक्सपो सिटी दुबई में। 1434 वर्ग मीटर में फैला भारतीय पैवेलियन भारत की कृषि विविधता और निर्यात क्षमता को प्रदर्शित करता है, जो भारत को एक मजबूत वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने की मजबूत संस्थागत कोशिश को दर्शाता है। तो भारत की इस कोशिश को इसमें दर्शाया गया है। और भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किसने किया? तो अविनाश जोशी, ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सचिव हैं। ये दीपक मित्तल जो भारत के UAE में राजदूत हैं, उनकी उपस्थिति में इन्होंने भारतीय पवेलियन का उद्घाटन किया। तो गुलफुट 2026 में पार्टनर कंट्री के रूप में किस देश ने भाग लिया है? भारत। नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारा आज कल सुबह महाराष्ट्र के डिप्टी CM अजित पवार का बहुत दुखद निधन हो गया। सुबह 8:45 के करीब बारामती एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान उनका चार्टर्ड प्लेन क्रैश हो गया, जिसमें उनके सुरक्षाकर्मी के साथ साथ 2 पायलट और एक महिला क्रू मेंबर का भी निधन हो गया है।
अभी महाराष्ट्र में पंचायत चुनाव होने वाले हैं और अजित पवार जी उसी चुनाव के लिए जनसभा को संबोधित करने के लिए बारामती जा रहे थे, जहां लैंडिंग के दौरान उनका प्लेन क्रैश हो गया और उनका निधन हो गया है। तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। मिलते हैं नेक्स्ट डे। थैंक यू।